हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने किया है। तो आईआईटी मद्रास ने इसका विस्तार किया है। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो माइक जॉनसन को चुना गया है। संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रतिभा शतपथी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसे वर्ष 2029 तक स्थापित करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है। वैसे तो फ्रेंड्स टोटल 19 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन हम लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमने फ्रेंड्स अमेरिका के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का नाम मेंशन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली देखी गई है। तो यह त्रिपुरा में देखी गई है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई को अभी हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। हाल ही में पीएम मोदी किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। तो इन्होंने इसकी आधारशिला नई दिल्ली में रखी है। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 6 जनवरी को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का नवीनतम संस्करण यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका में इसको आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और यह कौन सा संस्करण होगा। तो यह 15वां संस्करण होगा। और पिछला यानी 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यह संस्करण भी फ्रेंड्स कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको आयोजित किया गया था। और पहला अगर एग्जाम में पूछ दिया फ्रेंड्स, तो यह संस्करण 1996 ईस्वी में यह भी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहंका में इसको आयोजित किया गया था। और एरो इंडिया के आयोजक यानी किसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इस दिवस की थीम क्या है। तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका विषय है या थीम है। और फ्रेंड्स 14वां संस्करण जो 2023 में आयोजित किया गया था उसकी भी थीम यही थी। और बात करें फ्रेंड्स एरो इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो भारत को विमानन बाजार के मानचित्र पर एक प्रमुख खरीदार और एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और एरो इंडिया 2025 का लक्ष्य
75,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना है। अच्छा फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बेंगलुरु में देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बेंगलुरु में खोला गया। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया। वर्ल्ड क्रिटिश कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ पर खोला गया? तो बेंगलुरु में खोला गया। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ पर बनेगा? तो यह बेंगलुरु में बनेगा और इसकी फ्रेंड्स टोटल ऊंचाई 250 मीटर है। और बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे लाइन बनाई जाएगी फ्रेंड्स, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 287 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स अभी वर्तमान में चेन्नई में सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और फ्रेंड्स यह पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं और पहली बार फ्रेंड्स यह पुरस्कार 1944 ईस्वी में दिया गया था और यह पुरस्कार गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 के प्रमुख विजेताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा में द ब्रूट लिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर में ये जीता और ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रोडी ने जीता। ड्रामा फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फर्नांडो टोरेस ने जीता। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ये ड्रामा में शोगुन ने जीता। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में एमिलिया पेरेज ने जीता। बेस्ट एनिमेटेड मोशन पिक्चर फ्लो ने जीता। बेस्ट पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा में एमिलिया पेरेज ने स्पेनिश भाषा में जीता। बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड म्यूजिकल या ड्रामा में हैक्स ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड टीवी परफॉर्मेंस ड्रामा में अन्ना शबाई ने जीता। बेस्ट एक्टर टीवी परफॉर्मेंस ड्रामा में हिरोयुकी सनादा ने जीता। और फ्रेंड्स इस अवार्ड शो में भारत की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इसने कोई अवार्ड्स नहीं जीता। और ऑल वी इमेजिन एज लाइट की डायरेक्टर फ्रेंड्स पायल कपाड़िया थी। और सर्वश्रेष्ठ टीवी सीमित श्रृंखला या फिल्म का अवार्ड यह शिशु बारासिंगा को दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे गोल्डन ग्लोब्स 2025 के कुछ प्रमुख विजेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेले में किया। और अगर इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें फ्रेंड, तो उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करना इसका उद्देश्य है। और यह योजना कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में दाखिले लेने वाले एसटी छात्रों के लिए 5,000 की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। और इसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए उच्च नामांकन और पूर्णता दर को प्रोत्साहित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और फिर इस योजना के लिए 2024-25 के लिए 156 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है और इसका उद्देश्य लगभग 3 लाख आदिवासी छात्रों को लाभ पहुंचाना है। अच्छा फ्रेंड्स, माधो सिंह के ऐतिहासिक विवरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो माधो सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 1786 में घेस उड़ीसा में हुआ था।
और माधव सिंह ने फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रतिष्ठानों के खिलाफ गुरिल्ला हमलों का नेतृत्व किया और 1858 में उनकी फांसी कर दी गई, जो उनकी शहादत का प्रतीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। महतारी वंदन योजना, यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, यह असम के द्वारा शुरू की गई। लाडला भाई योजना, माझी लड़की बहन योजना, यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू की गई। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या माई युवा योजना, यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। सीएम साथ योजना त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई। नियत मोइना योजना असम के द्वारा शुरू की गई। युवा निधि योजना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो ये थे फ्रेंड्स राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा उड़ीसा राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल रघुबर दास हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर हिरण है और ये पक्षी भारतीय रोलर है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को पीले सर्कल में जो दिख रहा है वह उड़ीसा का मैप है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत का रैंक तीसरा है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो 1000 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। और दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के उद्घाटन के साथ यह उपलब्धि भारत ने हासिल की। और भारत का मेट्रो नेटवर्क फ्रेंड्स, यह 11 राज्यों 23 शहरों में फैला हुआ है, जो लाखों शहरी यात्रियों को जोड़ता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत में चालू होने वाला पहला मेट्रो रेल नेटवर्क 1984 में कोलकाता में था। और अगर दुनिया की बात करें फ्रेंड्स, तो लंदन भूमिगत रेल प्रणाली, जिसे लोकप्रिय रूप से ट्यूब नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की पहली आधुनिक मेट्रो रेल नेटवर्क था और इसे 1863 में अपना संचालन शुरू किया था। अच्छा फ्रेंड्स, मेट्रो नेटवर्क के आकार के मामले में शीर्ष 2 देशों को भी जान लेते हैं, कौन कौन से देश हैं। तो फ्रेंड्स, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इन दोनों देशों के बाद फ्रेंड्स तीसरे स्थान पे अपना भारत देश है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण 8 से 10 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण यह 8 जनवरी से 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन यह उड़ीसा द्वारा 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में। और फ्रेंड्स, यह कौन सा संस्करण होगा? तो ये 18वां संस्करण आयोजित होगा। और इस सम्मेलन का विषय क्या है? तो भारत में विकसित प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह इस दिवस का विषय है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो भारत और उसके प्रवासियों के बीच संबंध को मजबूत करना इस दिवस का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसमें प्रमुख उपस्थित कौन लोग होंगे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फ्रेंड्स कई मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इसमें उपस्थित होंगे। और फ्रेंड्स, यह भी जानना जरूरी है कि यह दिवस क्यों आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह महात्मा गांधी जी की 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर भारत की याद में
इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV मामले की पुष्टि की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इन राज्यों में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के मामले की पुष्टि की गई है। तो 6 जनवरी को 6 केस सामने आए, जिसमें पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे में HMPV का केस मिला। दूसरा केस कर्नाटक में ही 3 महीने के बच्चे में यह केस मिला। तीसरा केस गुजरात में 2 महीने के बच्चे में इसका लक्षण मिला। चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में यह केस मिला। और पांचवा छठा केस तमिलनाडु के चेन्नई में 2 बच्चों में यह केस यानी HMPV के लक्षण देखने को मिला। तो बात कर लेते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV की। तो चीन में फ्रेंड्स नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इससे लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। और फिर इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV है। एक RNA वायरस है और इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसी लक्षण दिखाई देते हैं। इसका लक्षण फ्रेंड्स ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और फ्रेंड्स HMPV वायरस की पहचान पहली बार सन 2001 में की गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV है क्या। तो US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के अनुसार HMPV निमोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिसिटियल वायरस RSV की ही फैमिली है। और फ्रेंड्स यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। अच्छा फ्रेंड्स, ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HM कैसे सुरक्षित रहे। तो HMPV को रोकने के लिए अभी कोई फ्रेंड्स विशेष वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इसका उपयोग अपना सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से दूर रहें, बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहें, संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क जरूर पहनें। अगला प्रश्न है, सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका शुभारंभ फ्रेंड्स राजीव रंजन ने किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत में पहला जैविक मत्स्य पालन समूह सिक्किम के सोरंग जिले में शुरू किया गया और फिर इस समूह का उद्देश्य जैविक जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से बचा जाता है। और सिक्किम अपनी जैविक खेती के तरीकों के लिए जाना जाता है, जो इसे इस अस्थायी पहल के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अच्छा फिर सिक्किम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिक्किम की स्थापना 16 मई सन 1975 ईस्वी में हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है सिक्किम का मैप। और ये आप लोगों को भारत के मैप में आप लोगों को काले कलर में जो दिख रहा है वह सिक्किम का मैप है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी देवजीत सैकिया को अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो देवजीत सैकिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अंतरिम सचिव बनाए गए हैं और उन्हें बोर्ड के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी ने इस पद पर नियुक्त किया है। और बात करें फिर देवजीत सैकिया ने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने जयसा का स्थान लिया है, जिन्हें फ्रेंड्स ICC के नए चेयरमैन का पदभार संभाला है। और फिर देवजीत सैकिया वह अगले वर्ष सितंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। अच्छा फ्रेंड BCCI के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जिसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है और इसका गठन 1928 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है।
और इसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 78वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना मनाया है। अच्छा फ्रेंड्स, 7 जनवरी को कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं मनाया जाता है, तो हम लोग 8 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1026 में सुल्तान महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट कर दिया। 1790 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया। 1800 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को दूसरी बार हराया। 1952 में जॉर्डन ने संविधान अंगीकार किया। 1929 में नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित किया गया। 1995 में समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे मधु लिमय का निधन हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया और विषय क्या रहा? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस का विषय था। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विषय की बात करें फ्रेंड्स, तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष की विषय थी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। विषय क्या रहा? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष का विषय था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस वर्ष की थीम थी। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम क्या रही? तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की थीम थी। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और थीम क्या रही इस दिवस की? तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस दिवस की थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस दिवस की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार, पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और विषय क्या थी इस दिवस की? तो हमारे अधिकार हमारे भविष्य भी, यह इस दिवस की विषय या थीम थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस दिवस की थीम थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यह इस वर्ष की थीम थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो वीरता इस दिवस की थीम थी। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।